कल हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू कर लिया था, तो आज आयनिक इक्विलिब्रियम की सेकेंड क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कल की क्लास में सीखा था वो ये था कि आपके पास ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिनमें टोटल 5 फैक्टर्स थे, जैसे पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर था आप लोगों के पास टेम्परेचर, यानी कि तीसरा। चौथा था कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बना है और सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, जिसको वहाँ पे मैंने लिखवाया था कि हम लोग आगे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एक टॉपिक है, वहाँ पे इसको सीखेंगे, जो अभी सीखेंगे। और पांचवा फैक्टर था कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट को अभी आने में टाइम है, उसको हम अभी नहीं सीखेंगे ज़बरदस्ती, क्योंकि इसके बाद मुझे तुम्हें एसिड बेसिस की थ्योरी पढ़ानी है और एसिड बेसिस की थ्योरी के बाद पीएच पढ़ाना है, क्योंकि ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का जो न्यूमेरिकल पार्ट है, अभी आज तो मैं गिन के 2 3 4 न्यूमेरिकल लूंगी, लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स लिए जा सकते हैं यदि पीएच के बारे में आपको जानकारी यदि हो तो। ठीक है, पीएच के बारे में अगर जानकारी है देन इट विल बी वेरी इजी, तो वो हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि कल जो तुम लोगों को दिया गया था होमवर्क, उस होमवर्क में तुमने क्या काम किया है। तो ये तो नहीं है कल का काम, ये है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो कुछ मैच द पेयर्स दिए थे, मैच द पेयर के मैं आंसर्स तुम्हें बता देती हूँ। ठीक है, ताकि तुम टैली कर सको कि कितना आया है, कैसा आया है, पूरी तरीके से संपूर्णतः। तो पहला वाला डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि ये आंसर आया तो कैसे आया। तुम्हें आंसर मैं बता दे रही हूँ, उसमें तुम्हें जिस भी पॉइंट पे जो भी डाउट होगा उसको पहले खुद एक बार सॉल्व करके देखना। ठीक है, और उसके बाद फिर बातचीत करेंगे अगर नहीं मैच हो रहा है तो। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आर। ठीक है, ये वाला जो है इसका भी है ऑप्शन नंबर आर। अच्छा, अब जब तुम बचपन में थे तो बचपन में क्या होता था, जोड़ी लगाओ में एक की जोड़ी होती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके मोर देन ऑप्शन हो सकते हैं और सेम ऑप्शन रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी है। तो Q और S इसके दोनों ऑप्शन होंगे और यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा P। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाते हैं। फिर आपको ये वाला क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, इस वाले में क्या काम किया है तुम लोगों ने, इस वाले का आंसर है Q, R, इसका है P, इसका है S और इसका है P। नेक्स्ट में अगेन ये इसी टाइप का एक और क्वेश्चन था। ठीक है, और उसमें तुम लोगों को अगेन वही मैच द पेयर, इसका दिया हुआ है R, इसमें है S, इसमें है Q और इसमें है P। ठीक है, ये इसके आंसर्स हैं। तो इन केस अगर किसी को किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन रहता है तो वो रेस करें, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो क्लास में इस चीज़ का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, आज जो तुम लोगों को पीडीएफ मिलेगी उस पीडीएफ में भी आपके पास टोटल 4 मैच द पेयर्स रहेंगे तुम्हें, ताकि बना नहीं बना, आंसर आया नहीं आया, इस चीज़ को जज करने के लिए। और कल का टेस्ट किस टॉपिक पे है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ग्रुप में। तो देखो, आज हम लोगों को जो टॉपिक सीखना है वो आपका ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ सीखना है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ऐसा कोई हाई फंटुश आपको नहीं बताया जाएगा कि ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये वो फलाना फलाना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, या फिर इस टॉपिक के अंतर्गत तुम्हें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक ज्ञान की बातों को तुम्हें पता होना बहुत ही तुम्हारे लिए ज़रूरी है। वो ज्ञान की बातें देखो किस प्रकार से। हम लोगों को इतना तो पता है कि जब आपके पास ये वर्ड होता है डाइल्यूट और आपके पास एक दूसरा वर्ड होता है कंसंट्रेटेड, हाउ दीज 2 वर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, किस तरीके से ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से डिफरेंट है। डाइल्यूट का मतलब आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि जिसमें आपके पास सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट की क्वांटिटी, वो बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, सॉल्वेंट यूजुअली इस केस में हम लोग पानी लेंगे, और कंसंट्रेटेड में ये जो सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट की क्वांटिटी कैसी होगी, कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट।
ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो डाइल्यूट आप उसको कहते हो जिसमें वाटर की क्वांटिटी कैसी होती है, हाई होती है, और आप कंसंट्रेटेड उसे कहते हो जिसमें वाटर की क्वांटिटी कैसी होती है, लो होती है। ये होता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड शब्द का मतलब। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ग्लास है, ऐसे 2 ग्लास है, दोनों में आपने इक्वल क्वांटिटी का पानी भरा है, लेकिन पहले वाले ग्लास में तुमने 4 चम्मच नमक डाला और दूसरे वाले में तुमने 40 चम्मच नमक डाला। बताओ क्या कंसंट्रेट, कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, कौन ज़्यादा, किसमें ज़्यादा सॉल्यूट है? तो सॉल्यूट जिसमें ज़्यादा है वो कौन सा है? सेकेंड वाला ग्लास। तो आप उस वाले सोल्यूशन को क्या कहोगे? कंसंट्रेटेड। और डाइल्यूट किसे कहोगे? जिसमें नमक की क्वांटिटी कम है। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, पहले तो ये बात, ये लॉजिक आपके क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, आप डाइल्यूशन करते कैसे हो, ठीक है। हाउ डू वी डाइल्यूट अ सोल्यूशन। अब होता कैसा है, हम लोग जब केमिस्ट्री लैब में काम करते हैं तो लेट्स से हम लोग फर्स्ट डे काम कर रहे हैं, फर्स्ट डे हम लोगों ने कोई एक पर्टिकुलर केमिकल बना के रखा, सेकेंड डे हम लैब में गए, हमें उस केमिकल की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे वही सेम केमिकल चाहिए लेकिन उसकी कंसंट्रेशन मुझको अलग चाहिए, ठीक है। मुझे वही सेम केमिकल चाहिए बट कंसंट्रेशन उसकी कम चाहिए, जितनी प्रीवियस डे थी, बराबर जितनी प्रीवियस डे थी। तो ऐसे में क्या हम नया सोल्यूशंस बनाते हैं क्या? नहीं, केमिकल्स को वेस्ट थोड़ी ना करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करते ना, केमिकल्स वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनडायरेक्टली आपने जो प्रीवियस डे का आपका बचा हुआ केमिकल है, जब आप उसको सिंक में फेंकोगे तो वो नीचे जाएगा, सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनवायरमेंट, ग्रीन केमिस्ट्री वाले लोग हैं हम लोग, ग्रीन केमिस्ट्री भी होती है एक चीज़, ठीक है, चलो जान दो, आप उस चीज़ को छोड़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करते हैं। वो कैलकुलेशंस करना भी आप सीखेंगे रेडॉक्स वाले पार्ट में, ठीक है, कि किस तरीके से डाइल्यूट वगैरह किया जाता है, क्या नियम है, कैसा है। तो उन कैलकुलेशंस के अनुसार हम लोगों के पास जो प्रीवियसली सोल्यूशन होता है, उस प्रीवियस सोल्यूशन को ही हम क्या कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, पानी ऐड करके। जो उसके अंदर पहले से सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट को हम हाथ से निकाल तो नहीं सकते ना, कि आप वैसे मान लेते हैं तुमने नमक को 1 ग्लास पानी में डिसॉल्व कर लिया, ठीक है, 2 चम्मच नमक को। अब तुम्हें फील हो रहा है कि नहीं यार 2 चम्मच मैंने गलती से डाल दिया, अब 1 चम्मच करता हूं, तो तुम ग्लास के अंदर हाथ डालोगे और 1 एक्स्ट्रा चम्मच जो नमक तुम्हारे उस पानी में चला गया है उसको हाथ से निकाल लोगे। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये चीज पॉसिबल थोड़ी ना है। तो इसका मतलब वो चीज आप नहीं कर सकते। अगर वो चीज आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब जो सॉल्यूट ऑलरेडी एक बार डिसॉल्व हो चुका रहता है, उस सॉल्यूट को आप निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। यू कैन नॉट रिमूव दैट सॉल्यूट। तो ऐसे में क्या करें हम लोग, बताओ? तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है, आप क्या करो, उसमें पानी डाल दो, ठीक है। कंपैरेटिवली सॉल्यूट की क्वांटिटी उसमें क्या कर दो, आप वैसी ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्वेंट बढ़ा दो, आप सॉल्वेंट को आप इंक्रीज कर दो। तो किसी भी सोल्यूशन को डाइल्यूट करने का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है, कि आप उसमें क्या कर दो, वाटर ऐड कर दो, ऐड मोर वाटर। मैं अगेन रिपीट करती हूं, मैंने यहाँ पे वाटर शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। हम ज्यादातर अपने केमिकल्स को वाटर में ही डिसॉल्व करेंगे, देयरफॉर तो हम मोर वाटर ऐड कर देते हैं। तो इन केस इफ समबडी आस्क यू कि डाइल्यूशन करने पर क्या किया जाता है, तो आप कहोगे वाटर ऐड किया जाता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। आप ये भी तो कह सकते हो ना कि वॉल्यूम को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। यू कैन से दैट कि इधर यू ऐड वाटर, और उसी चीज का दूसरा भाषा कि आप उसमें क्या कर दो, वॉल्यूम बढ़ा दो। तो डाइल्यूट करना इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ाना। डाइल्यूट करना इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ाना। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 3, जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए, वो ये पॉइंट नंबर 3 कुछ इस प्रकार से, इसकी हेडिंग बाद में डाल देंगे फिर से, कि हाउ वॉल्यूम एंड, यानी कि किस तरीके से वॉल्यूम एंड
कंसंट्रेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर, किस तरीके से आपका वॉल्यूम और जो कंसंट्रेशन है ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, रिलेटेड है। तो तुम खुद सोचो, अपने छोटे से ब्रेन में दिमाग लगाओ और खुद सोचो, तुम्हारे पास एक दिन नींबू पानी बनाने का तुम्हें बोला गया घर में, तुमने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर लिया, उसमें तुमने नींबू को निचोड़ा और तुमने नींबू पानी बना लिया। आफ्टर मेकिंग दैट लेमोनेड यू रियलाइज्ड कि वो थोड़ा ज़्यादा मतलब खट्टा बन गया है, या फिर लेट से बहुत ज़्यादा मीठा बन गया है, या फिर टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है। सो व्हाट यू विल डू, आप उसमें पानी ऐड कर दोगे। और क्यों, ताकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वहाँ पर आपका गया है, क्या कहते हैं, सॉल्यूट, उसके इफेक्ट को कम किया जा सके उस पानी के ऐड करने से। बराबर, क्या ये बात समझ रही है? हाँ बिल्कुल, ऐसा अपन कर सकते हैं। तो देयरफॉर यू कैन से दैट कि जब जब वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, तो वॉल्यूम के इंक्रीज करने से जो सोल्यूशन होता है, ठीक है ना, उस सोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, जितना ताकतवर वो पहले था अब उतना ताकतवर वो नहीं रहता, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बराबर, ठीक है, समझ में आ रहा है एकदम? ओके। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, इसका मतलब है कि आपने जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, ठीक है, यूजुअली यहाँ पे हम लोग में, ठीक है, आपका क्या करेंगे, कंसंट्रेशन में किसको रखेंगे, मोलैरिटी को रखेंगे, बट डिनोट मैं किससे कर रही हूँ, कैपिटल सी से। तो कैपिटल सी आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन आर रिलेटेड इनवर्सली विथ ईच अदर। वैसे तो ये बात डायरेक्टली भी एक इंसान के भेजे में जाती है कि मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम, तो ऑब्वियस है कि कंसंट्रेशन वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई। बट डे टू डे लाइफ से हमने इस चीज को डिराइव किया क्या, कि अगर आप किसी भी सोल्यूशन में उसमें और पानी डालोगे तो पानी डालते जाने से उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, आप लोगों की कम होती जाती है। ये कुछ फैक्ट्स हो गए। अच्छा, अब हम लोगों को आज जो टॉपिक पढ़ना है, ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ। उस ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ के लिए एक बात याद रखना है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली वीक एसिड्स। मतलब जो भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोगों का ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली वीक एसिड्स, या फिर आप कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। एसिड बोलना गलत होगा, ठीक है, किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। क्यों भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्यों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्यों नहीं? तो इस बातचीत का जो रीजन है कि क्यों आपका ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, वो कल की क्लास में था। मैं रिपीट कर देती हूँ, आई नो कि याद नहीं आ रहा होगा कि क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। कल की क्लास में आपको ये बताया गया था कि आयोनिक इक्विलिब्रियम आखिर किस चिड़िया का नाम है। तो उसमें हमने क्या किया था, दो एग्जाम्पल लिए थे। केस नंबर 1 लिया था कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। एक केस हम ऐसा लेते हैं जिसमें हम कंसिडर करते हैं कि मान लेते हैं आपके पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेट्स से आपके पास AB एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से उम्मीद कर रहे हो कि जब T = 0 था तो मान लेते हैं आपके पास AB 100 है, उस वक्त ये 0 0 है ना। और जब मान लेते हैं रिएक्शन आपकी आगे बढ़ी तो रिएक्शन को कायदे से तो रुक जाना चाहिए था, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जाके रुकती ही नहीं है, ठीक है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जाके रुकती नहीं है। ये अपने अंदर से पूरा AB 0 कर देती है और A+ और B निगेटिव पूरे 100 बना लेती है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन की स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो रिएक्शन की स्टार्टिंग में आपके पास प्रोडक्ट नहीं था और रिएक्शन बीच में रुकी नहीं और रिएक्शन की एंडिंग में रिएक्टेंट नहीं है। इसका मतलब इस तरीके के जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो 100% डिसोसिएशन देते हैं, उनके इसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ही नहीं होता, ठीक है, नो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश। और जब ऐसे लोगों के इसमें इक्विलिब्रियम ही स्टैब्लिश नहीं होता तो उन्हें आयोनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा भी नहीं जाता है, ठीक है, उनको आयोनिक इक्विलिब्रियम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा भी नहीं जाएगा,
क्योंकि हमारा एम, हमारा मोटिव क्या है, आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पढ़ना हमारा मोटिव है। तो यहाँ तो आपको इक्विलिब्रियम कहीं दिख ही नहीं रहा है, कहाँ से दिख रहा है, सब कुछ तो खत्म हो गया, बताओ कैसा है ना। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट ही नहीं लगा सकते, तो इसीलिए ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी इसमें नहीं लगता। ठीक है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इससे क्या समझ में आता है, इक्विलिब्रियम जहाँ पे मेंटेन हो रहा है उन्हीं चीज़ों के लिए लगाया जाता है, तो इसीलिए इसमें नहीं लगता। और क्योंकि अगर आपने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया होता, एक मिनट, हाँ, अगर मान लेते हैं आपने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया होता, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट जब रिएक्शन शुरू हुई, ठीक है, तो रिएक्शन के स्टार्टिंग में हम मानते हैं कि वो 100 रहा होगा और प्रोडक्ट आपका 0 रहा होगा। लेकिन अब वो रिएक्शन जब बीच में पहुंची, लेकिन आप वो रिएक्शन से कभी ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि वो रिएक्शन खत्म हो गई। आप उस रिएक्शन से कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो रिएक्शन कंप्लीटली खत्म हो गई, बराबर, वो कभी भी पूरी तरीके से खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंचती है, इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद वहां पर आप ये देखते हो कि आपके पास अनडिसोशिएटेड AB मॉलिक्यूल भी है और आपके पास आयंस भी है, बराबर। ये इक्विलिब्रियम आपको वहां दिखता है, जो कि ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नहीं दिख रहा था। यहाँ पे आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव होता है, इक्विलिब्रियम यहाँ बनता है, और क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है, देयरफॉर ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यहाँ पे लगेगा। तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का सीधा सीधा सा हिसाब किताब है कि देखो भाई, मैं वहां लगूंगा जहां इक्विलिब्रियम होगी। आयंस की ऑब्वियसली केमिकल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं लगाते फिर ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जाएगा। तो देखो यार, हर लॉ के कुछ ना कुछ नियम कायदे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को आयंस चाहिए, ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है ये। तो आयंस आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं मिलेंगे, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाते हैं। और ये जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, ये ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए लगाया जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के। इवन इस चैप्टर में जो मैक्सिमम चीजें आप पढ़ोगे ना, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही पढ़ोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ोगे ही नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमेशा स्ट्रॉन्ग या हमेशा वीक नहीं होता। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है। कल इस चीज को मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया था, अभी वापस इसलिए रिपीट कर दिया ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अच्छा, तो ये पहली बात समझ में आ गई कि ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहाँ लगाना है। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आपको हमेशा किसके लिए लगाना है, आपके वीक एसिड्स या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लगाना है। अब ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अभी सीखने के बाद, पढ़ने के बाद, इसकी एंडिंग में एक इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिराइव होगा, ठीक है, जिस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उस कंसेप्ट को यूज किया जाएगा। ये कंसेप्ट वहां पे बहुत ही इजीली बोल दिया जाता है स्टेटमेंट्स में कि ऐसा है, लेकिन समझ नहीं आता। क्यों समझ नहीं आता है किसी को, क्योंकि हमारी टेंडेंसी ऐसी रहती है, जो लोग यूजुअली स्कूल नहीं जाते हैं, 11th के चैप्टर्स को ट्यूशंस वाले स्किप मार देते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट 12th के बोर्ड्स में जाके वो कूद जाते हैं, उनको बेसिक्स ही नहीं पता होते। तो ऐसे में उनको लगता है कि अच्छा जो है सो है, रट लो उसको, लेकिन वो रटने की नीड नहीं है। अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वो पर्टिकुलर एक लाइन भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलो पहले आप ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या उसको सीखते हैं। कोई नहीं, तुम कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, कुछ भी, मतलब कुछ भी, कोई मेरा ऐसा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि आप HA लो, HB लो, ये लो, वो लो, कुछ भी। हाँ, लेकिन एक जरूरी चीज, आप जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो वो मोनो होना चाहिए। मोनो यानी कि टूटने के बाद, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि डेरिवेशन में चेंज होगा, एक एक पार्टिकल चेंज होना चाहिए। आपको एक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट लिया जा रहा है। कैसा लिया जा रहा है, आपके पास एक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट AB, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट AB, बाइनरी का मतलब समझते हो ना, दो, ठीक है, पार्टिकल्स जिसके अंदर है, ये ऐसा, ये इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया। तो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो इसके अंदर से A पॉजिटिव और B निगेटिव बनेगा, ठीक है। अगर मैं बाइनरी नहीं लेती हूं तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं, और वो चेंजेस कैसे करेंगे वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे।
इसके लिए जरूरी है कि आयोनिक इक्विलिब्रियम का एक एक डेरिवेशन आपको खुद को करते आना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान को डेरिवेशन करते आता है वही चेंजेस कर सकता है। ये उसी प्रकार की बातचीत है जैसे जिस इंसान ने 10th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला रट्टा मार के रखा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर इतना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर इतना, और अगर उसको किसी ने सवाल पूछ लिया कि बताओ पेन स्टैंड बनाने के लिए कितना एरिया लगेगा इस टाइप से, तो वो बेचारा इंसान ना कंफ्यूज हो जाता है। वो ये सोचता है यार पेन स्टैंड में मैं कर्व लगाऊं कि टोटल लगाऊं, उसको यही नहीं पता है कि पेन स्टैंड के एरिया में ऊपर का सर्कल तो इंक्लूडेड है ही नहीं, इसमें कर्व प्लस नीचे का पाई आर स्क्वायर करना है बस। तो जिसको डेरिवेशन आते हैं वो चेंजेस कर सकता है, जिसको नहीं आते वो डूब जाता है। तो इसीलिए यहां से आपका पहला डेरिवेशन शुरू हो रहा है जो बहुत बड़ा नहीं है। जिसको केमिकल इक्विलिब्रियम आती है वो बोलेगा मैडम ये कोई डेरिवेशन है, बट ये याद रखना ये डेरिवेशन किसके लिए कराया जा रहा है, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो टूटने के बाद अपने अंदर से एक एक पार्टिकल्स क्रिएट करें, एक कैटायन का और एक अनायन का, ठीक है ना, एक कैटायन का और एक क्या अनायन का। चलो कैसी बातचीत है, बातचीत ये है कि जब रिएक्शन शुरू हुई थी एट t इक्वल्स टू 0, तो आपके पास कुछ ना कुछ मोल्स होंगे AB के, कुछ ना कुछ AB के मोल्स होंगे। मैं अज्यूम करती हूं कि आपके पास t इक्वल टू 0 पे AB के मोल्स है A फॉर एप्पल। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हमने ऐसा काम किया है। तो उस वक्त A पॉजिटिव और B नेगेटिव के मोल्स कितने रहे होंगे, 0 0। समझ रहे हो, बुक्स में आपको ये चीज कंसंट्रेशन से शुरू होती हुई दिखेगी, C फॉर कैट से, ठीक है, बट मैं इसको कंसंट्रेशन से नहीं, मैं इसको मोल्स से शुरू करती हूँ, लेकिन डेराइव हम लोग सेम रिजल्ट तक ही पहुंचेंगे, डेरिवेशन हमारा सेम आएगा। अब मान लेते हैं आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई। अब तुम तो जानते हो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हो, इक्विलिब्रियम पे जाने के बाद आपके इसमें से कुछ ना कुछ माइनस होगा, लेट इट बी A माइनस एक्स, यहाँ पे x और यहाँ पे x, है ना। अब मैं चाहती हूं, आई नो दैट, वी नो दैट कि आपके x का और अल्फा का एक रिलेशनशिप है। बोलो क्या, x इक्वल्स टू A अल्फा, ठीक है। इस रिएक्शन की स्टार्टिंग मैं प्रेशर से भी कर सकती थी, इस रिएक्शन की स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन से भी कर सकती थी। प्रेशर से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं यूजुअली यहाँ पर, और उसमें ओस्वाल्ड डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन के लिए लगता है ना कि प्रेशर के लिए, लेकिन मैं इसकी शुरुआत मोल से कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी इसी कंडीशन पे t इक्वल टू इक्विलिब्रियम, इसको मैं कैसा लिख सकती हूँ, A माइनस A अल्फा, A अल्फा, A अल्फा लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी, नहीं। अब हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि लेट, तो आपका जो टोटल वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास कितना है, कैपिटल V। अगर टोटल वॉल्यूम इतना है तो एक काम करो, अगर कोई तुमसे पूछेगा कि एट t इक्वल टू इक्विलिब्रियम आपके पास कंसंट्रेशन कितनी है, तो आप कैसे बोलोगे। कंसंट्रेशन के लिए भाई आप मोल्स जो है ना उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। आपके पास जो मोल्स हैं आप उसको किससे डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो ये मेरे पास कंसंट्रेशन आ गई। आगे कुछ भी देखो, मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम के जो लास्ट चैप्टर पढ़ाया है उसके मतलब अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ वही काम किया जा रहा है। अगर मैंने तुमसे कहा कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिख कर दिखाओ, तो तुम क्या इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिख दोगे, बोलोगे बिल्कुल। बताओ क्या होगा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, K इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो कौन, AB। अभी A प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे देखें, A अल्फा अपॉन में B माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है, A अल्फा अपॉन में V, और यहाँ पे K इक्विलिब्रियम में डिनोमिनेटर में जो AB है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, A 1 माइनस अल्फा अपॉन में V। जो जो चीजें कैंसिल होती हैं उसको कैंसिल कर दो, तो क्या दिख रहा है यहाँ से, K इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू एक A गया, एक वॉल्यूम गया, तो ऊपर क्रिएट होगा A टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्रिएट होगा V, और यहाँ क्रिएट होगा 1 माइनस अल्फा। क्या ये दिख रहा है, ये K इक्विलिब्रियम आया मेरे पास, क्या आया मेरे पास, ये K इक्विलिब्रियम आ गया। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अच्छे से पता है ये चीज कि हमने इस क्वेश्चन में
वी वॉल्यूम को माना है, यहाँ पे वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम, और यहाँ पे ए का मतलब क्या है, इनिशियल मोल्स। ठीक है, यहाँ पे वी का मतलब, ए का मतलब क्या है, इनिशियल मोल्स। अब मुझे एक बात बताओ, मोल्स को अगर मैं वॉल्यूम के साथ डिवाइड करती हूं तो वो चीज क्या कहलाती है, वो चीज मोलैरिटी कहलाती है। और मोलैरिटी आपका एक प्रकार से कंसंट्रेशन को नापने वाला ही टर्म है ना, कंसंट्रेशन को नापने वाला ही टर्म है। कंसंट्रेशन को हम अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हैं, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन। तो मोलैरिटी भी एक प्रकार का कंसंट्रेशन ही है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकती कि इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में जो ए है और ये जो वी है, इस ए और वी को हम, ए अपॉन वी को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू सी लिख सकते हैं, जहां पे सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। तुम बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ए अपॉन वी को क्या लिख सकते हैं, सी। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पास जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी वो रहेगी सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। बस इसी चीज को ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। ठीक है, इसी चीज को ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। ये चीज मैंने तुम्हें थोड़ी सी लॉन्गकट तरीके से बताई, क्या करके, इनिशियल मोल्स अज्यूम करके। ठीक है, इसी सेम डेरिवेशन तक लोग ऐसे भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, मैं इसका एक अल्टरनेट मेथड भी बता देती हूँ। इसी सेम डेरिवेशन तक लोग इस तरीके से भी पहुंच सकते हैं। कैसे? उन्होंने ये काम किया, उन्होंने एक बाइनरी लिया, आपका इलेक्ट्रोलाइट, उसको उन्होंने तोड़ा इस प्रकार से। ठीक है, एट टी इक्वल टू 0 पर ये आपका ए भी कितना हो जाएगा, ए, ये 0, ये 0। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ गई, इक्विलिब्रियम आ गई। अच्छा, ए नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं। कंसंट्रेशन सी से ही शुरू कर दिया, जो कंसंट्रेशन दी उसी को इनिशियल मानकर सी माइनस क्या कर देंगे इसमें से एक्स, फिर यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, इसको सी माइनस ए अल्फा। अब ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए तो इनिशियल मोल्स होता है, हमने तो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ शुरुआत की है, तो सी माइनस सी अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा सी अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा सी अल्फा। यहाँ से किसी ने तुमसे के इक्विलिब्रियम का पूछा तो डायरेक्ट लिखेंगे कितना, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन में सी 1 माइनस अल्फा। देखो कैंसिलेशन करो, क्या आ जाएगा ऊपर में, सी टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। नहीं आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, देखो यही। तो आप, इतना जरूरी नहीं है कि इनिशियल मोल्स दिए हो तो ही ये फॉर्मूला डिराइव होता है। आपने इनिशियल कंसंट्रेशन से भी आप यहाँ पहुंच गए। हमने स्टार्टिंग में ही टी इक्वल टू 0 पे ए बी की क्या ले ली, कंसंट्रेशन यूज कर ली। तो जो भी करो, आपके इक्विलिब्रियम पर किस तरीके से आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन और आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक दूसरे से रिलेटेड है, ये ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन बताता है। लेकिन ओसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये भी बोलता है कि इस पर्टिकुलर बातचीत में, ठीक है, मैं यहाँ नेक्स्ट पेज से शुरू कर रही हूँ। अभी हमने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को डिराइव कर लिया कि ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या फायदा है इस ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का। ये जो आपने डिराइव किया कि ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से के का, सी का और अल्फा का ये रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को डिराइव करके आपका क्या फायदा है। तो देखो, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये कहता है कि पहली बात तो मैं मानता हूं कि मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल हूं, मैं मानता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी मेरे पास ऐसे भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं जिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी कि अल्फा बहुत 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 कम होती है। आई नो कि मेरा फॉर्मूला वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन कभी कभी मेरे पास कोई ऐसे भी वीक इलेक्ट्रोलाइट आ जाते हैं जिनका अल्फा बहुत 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 छोटा है, बहुत छोटा है। कितना छोटा है वो हम बात करते हैं अभी, लेकिन वो ऐसा बोलता है कि मेरा जो अल्फा है वो बहुत 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 छोटा, मान लेते कभी आ गया। तो ऐसे केस में तुम एक बात बताओ, तुम्हारे बैंक में 10 करोड़ रुपए हैं और कोई तुम्हारे बैंक से 1 रुपए गायब कर देता है, क्या उस 10 करोड़ रुपए में से 1 रुपए या मान लेते हैं 50 पैसे या 10 पैसे या 15 पैसे कम होने से कोई फर्क पड़ रहा है? कोई मेजर फर्क पड़ रहा है? नहीं।
उस मेजर फर्क से तुम्हें कोई फर्क मतलब कुछ असर होगा तुम्हारे ऊपर? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो कोई मेजर क्वांटिटी है ही नहीं जो डिक्रीज हो रही है। तो जब अल्फा की वैल्यू, ठीक है, जब अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, ठीक है, जब अल्फा की वैल्यू, ठीक है, बहुत छोटी होती है, ठीक है, बहुत छोटी, व्हेन अल्फा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, कितना स्मॉल वो मैं लिखवा दूंगी, व्हेन अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो हम एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है, हम एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं। हम अप्रोक्सीमेशन ये करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में आपको 1 माइनस अल्फा दिख रहा है ना, आप उस 1 माइनस अल्फा में अल्फा को इग्नोर करो, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं गधो, डिनोमिनेटर में अल्फा को आप इग्नोर करो। आप उसको सिर्फ और सिर्फ क्या मानकर चलो कि डिनोमिनेटर में भाई अल्फा तो है ही नहीं, डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 1 है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो k होगा वो c टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर होगा, बस खत्म। और यहां से अगर किसी ने तुमसे अल्फा का फॉर्मूला या अल्फा कितना है ये पूछ लिया, तो आप कैसे निकाल सकते हो अल्फा की वैल्यू? इस तरीके से k/c करके। न्यूमरेटर में से अल्फा इग्नोर नहीं करना है। कहां से इग्नोर करना है? डिनोमिनेटर से। अगर अल्फा बहुत छोटा रहा तो, लेकिन मान लेते हैं व्हेन अल्फा इज नॉट इग्नोरेबल, ठीक है, मान लेते हैं अल्फा की अब जो वैल्यू आई, अब वो वैल्यू इग्नोरेबल नहीं है, तो ऐसे केस में क्या आप उसको डिनोमिनेटर में से अल्फा को हटाकर उसको 1 अज्यूम करोगे क्या? नहीं, आप उसको ऐसा अज्यूम नहीं करोगे। अगर ऐसा अज्यूम नहीं करोगे तो k की वैल्यू क्या होगी? c अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। फिर आपको अगर अल्फा निकालना है तो क्या करोगे? अल्फा निकालने के लिए k की जगह k पुट करोगे, c की जगह c पुट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट होगी। यहां पे क्या होगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे क्रिएट होगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे और उस सॉल्व करने के बाद वहां से अल्फा को क्या करोगे? फाइंड करोगे। ऐसा यानी कि सोचो, अगर अल्फा की वैल्यू छोटी है तो हमारी लाइफ कितनी आसान है। डिनोमिनेटर में से अल्फा हटा दो, कोई क्वाड्रेटिक बन ही नहीं रही है, k पुट करो, c पुट करो, आंसर आ गया। लेकिन अगर अल्फा आपका इग्नोरेबल नहीं रहा तो ऐसे केस में आप डिनोमिनेटर से अल्फा को नहीं हटा सकते, और डिनोमिनेटर से अल्फा नहीं हटेगा तो आप पे क्वाड्रेटिक बनेगी, और अगर वहां पे क्वाड्रेटिक बनी तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके अल्फा फाइंड होगा। और आई डू सजेस्ट कि इस प्रकार की गंदी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला मेथड जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ के रखा है वो आप क्या करें? लगाएं। कोई भी इंसान कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिट अप ये सब मत लगाना, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग चीज है। लेकिन द डाउट इज आखिर अल्फा की वैल्यू को कब इग्नोर करना है और कब अल्फा की वैल्यू हमको इग्नोर नहीं करनी है? कोई रूल, कुछ नियम? हाँ, अगर मान लेते हैं आपके क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू 5% से कम आती है, अल्फा आपका कितना आता है? 5% से कम। 5% का मतलब क्या होता है? 5/100। 5/100 का मतलब क्या होता है? 0.05। अगर आपके अल्फा की वैल्यू 0.05 से छोटी आती है या 5 × 10⁻² से छोटी आती है, तीनों सेम ही चीज है, तो आप डिनोमिनेटर में से क्या कर सकते हो? आप उसका अल्फा इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों का, ठीक है, वो चीज कैसी आ गई? ग्रेटर देन 5% अगर आ गई, ग्रेटर देन अगर वो 5% आ गई, तो आप फिर डिनोमिनेटर में से अल्फा को इग्नोर नहीं करोगे, और बिना इग्नोर किए ही आपको आपका क्या करना पड़ेगा? आंसर पूरा क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से तो ये जो बातचीत थी तुम्हें समझ में आनी चाहिए। बस इसी बला को हम हमारा क्या कहते हैं? ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। तुम्हें लगेगा कि ये क्या ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है? हाँ, ये ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। कैसे पता? देखो, ये ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की आप इस इक्वेशन को घूर घूर के देखो। हमने कल जो टॉपिक पढ़े थे वो टॉपिक हमारा क्या था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स से आपका मतलब अल्फा इफेक्ट होता है। तो हमने उसमें एक पढ़ा था कंसंट्रेशन से इफेक्ट होता है। मैंने बताया था कंसंट्रेशन से इफेक्ट होता है, बट कंसंट्रेशन से कैसे इफेक्ट होता है ये नहीं बताया था। मतलब
डायरेक्टली इफेक्ट होता है, इन्वर्सली इफेक्ट होता है, ये नहीं बताया था। तो इस ऊपर के डेरिवेशन को देखकर हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपके पास जो अल्फा होता है उस अल्फा का और आपके कंसंट्रेशन का आपस में कैसा रिलेशनशिप होता है, आपका इनवर्स का रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप है बताओ आपस में दोनों का, DOI का कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स का रिलेशनशिप है। यानी कि कंसंट्रेशन जितनी जितनी ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन जितनी 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 ज्यादा होगी, आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि पहले से टूटना नहीं चाहता है ना, उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो टूटना नहीं चाहता। ऊपर से तुमने उसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा कर दी तो उसका DOI और कम हो जाएगा। यानी कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू DOI, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और आज क्लास की शुरुआत में ही मैंने तुमको एक चीज बता दी थी जो कि आगे जाके तुम्हें कंफ्यूज ना हो इतने सारी प्रवचन सुनने के बाद, कि कंसंट्रेशन का और वॉल्यूम का आपस में रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स का। बोलो कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स का। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दूं और यहां पे मैं इसको ऐसा लिख दूं कि कंसंट्रेशन का और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताओ आपस में कैसा होता है, तो उन दोनों का रिलेशनशिप भी आपस में इनवर्स का होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 क्या मैं ये लिख सकती हूं कि 1/DOI यानी कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और वॉल्यूम एक दूसरे से रिलेटेड है। दोनों के इसमें 1 है, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, दोनों को इन्वर्टेंडो कर दोगे तो ये चीज आ जाएगी। यानी कि इससे क्या शिक्षा मिलती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी कि अल्फा कंसंट्रेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वही डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि आप जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या होता है, ऐड वाटर, ठीक है, या फिर ऐड सॉल्वेंट। आप जितना पानी ऐड करोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट उतना टूटेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, उतना टूटेगा, उतना टूटेगा, उतना टूटेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, उतना टूटेगा, ठीक है। वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट को टूटना, डिसोशिएट होकर आयंस बनाना अच्छा नहीं लगता है ना, तभी तो अपन उसको वीक कहते हैं। अगर उसको आयंस बनाना अच्छा लगता तो क्या आप कभी उसको वीक कहते, नहीं, आप उसको जिंदगी में कभी वीक नहीं कहते। उसको वीक कहा ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो टूटना नहीं चाहता। लेकिन ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमें यह बताता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर आप और पानी डालोगे और पानी डालोगे तो और पानी डालने से क्या फायदा होगा, हमें यह फायदा होगा कि आप लोगों का जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो उतना ज्यादा टूटेगा, वो उतना ज्यादा टूटेगा, है ना, वो उतना ज्यादा टूटेगा। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन डिराइव होती है, वो ये कि व्हेन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर डाइल्यूटेड, ठीक है, जब आपके पास कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, व्हेन वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब आपने उसमें क्या डाल दिया, वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम को आपने क्या किया, इंक्रीज किया। क्या ये बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे में देन उसका जो DOI है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि वो टूटना शुरू कर देता है। और जो चीज टूटना शुरू कर देती है यानी कि आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, देन DOI इंक्रीजेस, दैट इज मोर आयंस इज प्रोड्यूस्ड। क्या ये बात भेजे में जा रही है, मोर आयंस इज प्रोड्यूस्ड। और जब ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे तब क्या आप उस चीज को वीक कहोगे, नहीं। क्या आप उस चीज को वीक कहोगे, नहीं। आप उसको क्या कहोगे, यार अब तू भी स्ट्रांग बन गया। जैसे अपन बोलते हैं ना, अच्छा आज तुम्हारा दिन है, ठीक है। तो यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब आप पानी ऐड करो तो पानी ऐड करने के बाद वो वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक नहीं रहता, ठीक है। वो वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक नहीं होता, वो भी क्या बन जाता है, स्ट्रांग। वो क्या बोलता है, देख मेरे अंदर भी ताकत आ गई है आयंस को प्रोड्यूस करने की, ठीक है। और वो आयंस को प्रोड्यूस करता है
और अब वीक इलेक्ट्रोलाइट भी किसके जैसे बिहेव करने लगता है? एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वो किसके जैसे बिहेव करने लगता है? एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन एंड अगेन, काइंडली कंसंट्रेट ऑन दोज वर्ड्स। ठीक है, ऑन डाइल्यूटिंग weak electrolytes start behaving as a strong electrolyte. Why? Because its degree of ionization increases. As a result of this, more ions are produced. ठीक है, बराबर more ions are produced. ठीक है, therefore it will behave like a strong electrolyte. है ना, it will behave like a strong electrolyte. वो किसके जैसे बिहेव करेगा? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे वो क्या करेगा? बिहेव करेगा, ताकतवर हो जाएगा, उसके अंदर ताकत आ जाएगी, क्या मैं भी अब स्ट्रॉन्ग हूं। ठीक है, तो सोचो कितनी अच्छी चीज है। अगर आपको वीक को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो बोलो क्या करोगे? पानी डालोगे। वीक को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, बोलो क्या करोगे? पानी डालोगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जिस इंपॉर्टेंट नोट को हो सकता है आगे किसी प्रकार के क्वेश्चंस में फ्रेम करके आपसे पूछा जाया है, तो उस वक्त अंडा नहीं देने का है। ठीक है, उस वक्त अंडा नहीं देने का है। ठीक है, ओके। अब हम लोग नोट के पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। ये नोट का पॉइंट नंबर 2 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऊपर रेड में लिखवाया उससे भी ज्यादा। देखो क्या लिखवाया आपको, कि मान लेते हैं, इस कंडीशन की बात करते हैं कि अल्फा 5% से बड़ा आया, तो ऐसे में हम कौन सी वाली इक्वेशन यूज करेंगे? k इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं? k ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं सो आई कैन राइट एज k माइनस k टाइम्स ऑफ अल्फा इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सोचो, ध्यान से सुनो, हम लोग क्या कर रहे हैं? पानी ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। जैसे तुम्हारे घर में एक ड्रम है और एक बाल्टी है। बाल्टी में तुमने एक डिब्बी, होली में जो कलर आता है ना, एक डिब्बी सबको पता है, वो डाला। ड्रम में भी डाला एक डिब्बी और एक डिब्बी बाल्टी में भी डाली। बोलो कौन सा रंग ज्यादा डार्क होगा? ऑब्वियसली बाल्टी वाला। और कौन सा सबसे ज्यादा फीका होगा? इतना फीका होगा कि अगर तुम उस पानी को किसी पे डालते भी हो तो उस पे कोई रंग ही नहीं चढ़ेगा। कौन सा फीका होगा? जो ड्रम में बना है। ऐसा क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। यानी कि जब आप वॉल्यूम को बहुत 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 बढ़ा देते हो, तो वॉल्यूम बहुत 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 बढ़ा देने से, ठीक है, मतलब आपने वॉल्यूम को इनफाइनाइट कर दिया। इनफाइनाइट मतलब बहुत बढ़ा दिया आपने वॉल्यूम। तो ऐसे में बेचारी जो आपकी कंसंट्रेशन होती है ना, वो कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करने लगती है। एग्जैक्टली जीरो होती है ये मैं नहीं कह रही हूं, बट जीरो को अप्रोच करने लगती है। तो मेरी आर्ग्यूमेंट क्या है कि जब हम लोग बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस की, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि वहां पे वॉल्यूम को हमने बहुत ज्यादा रखा है। तो इन दैट केस आपका जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन यानी कि सी, वो अप्रोच करने लगती है किसको? जीरो को। क्योंकि वॉल्यूम और इन्फिनिटी का, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन का तो वैसे भी इनवर्स में रिलेशनशिप चलता है। वॉल्यूम बढ़ाओगे कंसंट्रेशन घटेगी। वॉल्यूम तुमने बहुत बढ़ा दी तो कंसंट्रेशन बहुत घट गई, बहुत बहुत बहुत, इतनी छोटी हो गई कंसंट्रेशन, इतनी छोटी हो गई कंसंट्रेशन, ठीक है, कि जीरो को अप्रोच कर रही है, जीरो हो गई ऑलमोस्ट। तो इस पूरी क्वांटिटी को, ये जो आपके पास पूरी क्वांटिटी है k माइनस के अल्फा इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर, इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग क्या ले सकते हैं? जीरो ले सकते हैं। इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग क्या ले सकते हैं? जीरो ले सकते हैं। इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं? जीरो। अगर इस पूरी क्वांटिटी को मैंने जीरो कंसिडर कर दिया, ठीक है, तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में कंसंट्रेशन आपकी किसको अप्रोच की? जीरो को अप्रोच करने लगी। इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हो, इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि आपके पास मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट जितना टूट सकता था, आपने पूरा तोड़ डाला वीक इलेक्ट्रोलाइट को। जितना आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ सकते थे, आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट उतना तोड़ दिया। सो आई कैन राइट एज k माइनस के अल्फा इक्वल टू जीरो। सो आई कैन राइट इट एज k इक्वल्स टू के अल्फा। सो देयरफॉर यहां से मेरे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो क्या मैं ये चीज लिख सकती हूं कि वॉल्यूम अगर इन्फिनिटी होता है
तो आपकी कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच करती है और अल्फा किसको अप्रोच करता है, 1 को अप्रोच करता है। तो इस पूरे भाषण से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पूरे भाषण से हमें पहली तो शिक्षा ये मिलती है कि अगर आप मान लेते हैं वॉल्यूम को इन्फिनिटी लेकर जाओगे तो ऐसे केस में आपकी कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच करेगी और अल्फा किसको बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और अगर अल्फा 1 के बराबर हो गया है यानी कि 100% उसका डिसोसिएशन हो गया है ना, किसी भी चीज का अगर अल्फा 1 है मतलब उसका डीओडी कितना है, 100%। और जिस जिस चीज का डीओडी 100% होता है वो लोग किसके जैसे बिहेव करते हैं, नाउ दिस कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो किसके जैसे बिहेव करने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे। क्या असलियत में वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था क्या? नहीं, असलियत में वो एक कमजोर इलेक्ट्रोलाइट था। बट आपने इतना पानी डाला कि अब उसका अल्फा ऑलमोस्ट 100% हो गया, इसीलिए अब वो भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे क्या करने लगा है, बिहेव करने लगा है। तो हर वीक इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव कर सकता है अगर आपने उसको बहुत डाइल्यूट कर दिया तो। ठीक है, आप लोगों का कोई भी अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आप हर वीक इलेक्ट्रोलाइट को क्या करवा सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करवा सकते हो अगर आपने उसका वॉल्यूम क्या कर दिया है, बहुत 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 ज़्यादा कर दिया है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जब आपने उसको बहुत ज़्यादा क्या कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। ठीक है, और जब हम किसी भी सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, सच सॉल्यूशंस इज नोन एज इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो आपको कई बार क्या नाम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछा जाता है कि इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन किस वाला का नाम है। लोगों को पता ही नहीं होता है ना, पता ही नहीं होता इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है। और इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उन लोगों के इसमें आपका क्या होगा, वो आपका क्या कहते हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। पॉइंट नंबर सी पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर सी क्या है, सोचो, जस्ट इमेजिन करो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट था। अभी इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में मान लेते हैं वॉल्यूम बराबर 2 लीटर है। अब आपने उसमें 3 लीटर वॉल्यूम ऐड कर दिया। अब 3 लीटर ऐड करने से वो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही रहेगा। लेकिन बताओ यहां पे लेट्स से नंबर ऑफ आयंस x है और मान लेते हैं यहां पे नंबर ऑफ आयंस y है, तो कहां पे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे ये तुम्हें बताना है। तो तुम्हें अभी मैंने बताया, ठीक है, बताओ अभी बताया, क्या प्रवचन दिए कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उन वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप जितना पानी डालोगे वो उतने ज्यादा टूटेंगे। मतलब पानी ऐड करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होता है, वो टूटते हैं, ज्यादा टूटेंगे। हिंदी बेकार हो सकती टूटेंगे, कर लेना यार हिंदी, टूटेंगे, मेरे को तो अब हिंदी भी नहीं बनती, ज्यादा टूटेंगे। और अगर ज्यादा टूटेंगे यानी कि ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, मोर आयंस आर प्रोड्यूस्ड। तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि बोलो कहां पे आयंस ज्यादा होंगे, y ज्यादा होगा x से। ये छोटे छोटे लॉजिकल सवाल एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक और चीज बताओ, कल ही मैंने तुम्हें ये प्रवचन दिया था। अब अगर किसी को कल के वीडियो को किसी ने एज अ मूवी ट्रीट कर लिया है, क्या लेक्चर ही तो दे रही थी, सुन लो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, तो ऐसे लोगों के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। अब मुझे बताइए, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, आपकी जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे। मतलब जितने ज्यादा आयंस होंगे कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। वैसे कंडक्टिविटी के विभिन्न प्रकार होते हैं जो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फिलहाल मैं उन विभिन्न प्रकारों के बारे में
ज़्यादा क्या कहते हैं डिटेल में बातचीत नहीं कर रही हूँ, बट इतना तो आपको पता है ना कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड होती है नंबर ऑफ आयंस के। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे कंडक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, बताओ। ठीक है, बताओ क्या होगा, ज़्यादा होंगे। अब खुद सोचो, पानी ऐड करने से वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होता है, आप लोगों का DOI इंक्रीज होता है, बराबर। DOI इंक्रीज होता है मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं। आप ऐसा कह सकते हो अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब कंडक्टिविटी भी बोलो क्या होगी, इंक्रीज होगी। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? हाँ कह सकते हैं कि जितना पानी डालोगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी इंक्रीज होगी, उतनी इंक्रीज होगी। 50 बार ना मेरे शब्द बार बार सुनना, इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे अच्छे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, और फिर वहां पे हम लोग अंडा देते हैं। ठीक है, इसीलिए 50 बार सुनना मेरे इस प्रवचन को कि फिर तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। हाँ यार बिल्कुल होगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप एक ऐसा ग्राफ पढ़ते हो, आप एक ऐसा ग्राफ पढ़ते हो, ठीक है। ये ग्राफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के है। ये जो मैंने सिंबल बनाया है ना, इस सिंबल को मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे इसको, कैसे आया, क्यों आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से आता है, ये ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, अब कंडक्टिविटी बढ़ी, ये हमने माना, ठीक है, बढ़ी। फिर एक शैतानी बच्चा था, उस शैतानी बच्चे का दिमाग कैसा चलता है, शैतान इंसान का दिमाग कैसा चलता है, वॉल्यूम को हम बहुत इंक्रीज कर देते हैं, इन्फिनिटी कर देते हैं। तो ऐसे में कंडक्टिविटी भी तो इन्फिनिटी हो जानी चाहिए, ये वो सोचता है। ये शैतान वाले की थिंकिंग है, मैं नहीं कह रही हूं, ये उस शैतान बच्चे की थिंकिंग है कि वॉल्यूम बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है तो वॉल्यूम को इनफाइनाइट कर दो, वॉल्यूम इनफाइनाइट होगा तो कंडक्टिविटी भी इनफाइनाइट हो जाएगी। कितनी मजेदार चीज है, सोचो, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो गई। क्या ऐसा होता है रियलिटी में? नहीं, ऐसा नहीं होता रियलिटी में। अगर आप इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हो तो इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशंस में माना कि वॉल्यूम आप लोगों का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन उनके लिए अगर आप मोलर कंडक्टिविटी निकालने जाओ और आप ऐसी उम्मीद करोगे कि मोलर कंडक्टिविटी भी इनफाइनाइट हो जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। मोलर कंडक्टिविटी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इंक्रीज होती है और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है, डज नॉट फर्दर इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इंक्रीज होगी और उसके बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और क्यों ऐसा होता है हम लोग वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लेकिन आपको 3 पॉइंट्स याद रखने थे। पहला कि ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का फॉर्मूला क्या है, ये है। ये कैसे आया, ये मैंने ऊपर डिराइव करके दिखाया है। मोल से भी जा सकते हो, डायरेक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन लेकर भी उसको कर सकते हो। उस फॉर्मूले में 2 केसेस बनेंगे। अगर अल्फा आपको बहुत छोटा दिया है, यानी कि 5% से कम दिया है, तो डिनोमिनेटर में से 1 माइनस अल्फा को 1 लेके सॉल्व करना, और अगर नहीं दिया तो फिर पूरी क्वाड्रेटिक बना के करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बातचीत आई थी कि आखिर ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है क्या। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या रीजन क्या है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को पढ़ने का, तो आप यहां बताओगे कि ये आपको एक रिलेशनशिप देता है, गिव्स अ रिलेशनशिप, ठीक है, गिव्स ए रिलेशनशिप। किस चीज का रिलेशनशिप है? बिटवीन अल्फा एंड कंसंट्रेशन, कि किस तरीके से अल्फा और कंसंट्रेशन आप लोगों के रिलेटेड हैं, किसके लिए, एक दूसरे से, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये बताता है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से अल्फा यानी कि DOI कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है बताओ? इनवर्सली। और वॉल्यूम के साथ कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली। तो जितना ज्यादा पानी डालोगे उसका DOI उतना बढ़ेगा,
ठीक है, इसीलिए ज्यादा पानी ऐड करने से क्या होता है बताओ, ज्यादा पानी ऐड करने से क्या होता है? ज्यादा पानी ऐड करने से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करने लगता है। ठीक है, लेकिन इसका क्या ये मतलब है क्या कि उसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी? नहीं, कंडक्टिविटी इनफाइनाइटली इंक्रीज नहीं होती है। कंडक्टिविटी की एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक वो इंक्रीज करती है खुद को और उसके बाद वो क्या हो जाती है, खुद को कांस्टेंट कर लेती है। दिस इज नोन एज ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये बताता है कि जब जब हम बहुत पानी डालेंगे सच दैट हम वॉल्यूम को इन्फिनिटी तक अप्रोच करके ले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन आपका 0 को अप्रोच करेगा और अल्फा आपको 1 बन जाएगा। तो इसी से साफ साफ समझ में आता है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी किसके जैसे बिहेव करने लगा, एक आप लोगों का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करने लगा। अब देखो, अब ना एक बहुत बड़ा मतलब नोट्स को लेकर एक थोड़ी सी ना मतलब मैं क्या कहूं, उसमें मैं भी नहीं कह सकती। फॉर एग्जाम्पल आई एम रेफरिंग सम नोट्स, उस नोट्स में कई जगह ऐसा लिखा होता है कि व्हेन अल्फा इज वेरी स्मॉल, यानी कि वो लोग कंसीडर करते हैं अल्फा लेस देन 5%। बट आपको कुछ ऐसी किताबें भी दिखेंगी, ठीक है, ऐसी किताबें भी दिखेंगी जो किताब वाले कहते हैं कि अगर आपका अल्फा 0.1 से लेस देन इक्वल टू रहा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू रहा 0.1 से, तो भी आपको यही केस लगाना है। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी कि बेसिकली ये 10% की बात कर रहा है, तो ऐसे में ये थोड़ा सा ना एक मैं क्या कह रही हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एक झगड़े वाला मुद्दा है कि 5% ले कि 10% ले। क्योंकि कुछ शीट से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये भी देखा है कि इससे क्वेश्चन कई बार सॉल्व कर रहे हैं, कई बार इससे भी सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज को हम लोग आगे और क्लियरिफाई करेंगे, बट कई जगह तुम्हें ये दिखेगा और कई जगह तुम्हें ये दिखेगा। तो मैंने तुम्हें दोनों बता दिया, बट दोनों में से तुम किसको एक्सेप्ट करोगे उस पर हम बातचीत कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन जैसे जैसे करोगे उसमें ये चीज बता दी जाएगी। बट याद रखना, कई जगह तुम्हें ऐसा भी देखने को मिल जाता है। ये उसी तरीके का मुद्दा है जो आपको, याद करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखने को मिलेगा कि इतने और इतने के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यदि इतना आया तो कंपाउंड हमारा आयोनिक, अदरवाइज कंपाउंड हमारा कोवैलेंट, अदरवाइज कंपाउंड हमारा 50% आयोनिक और 50% कोवैलेंट। ये वही मुद्दा है, ठीक है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल्स पार्ट में आते हैं, बट न्यूमेरिकल पार्ट में आने से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड एक ग्राफ बना लेते हैं। देखो, ग्राफ बहुत ही सिंपल है। क्या बातचीत हुई हम लोगों के बीच में कि अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, तो हम कंसंट्रेशन का ग्राफ बना रहे हैं वर्सेस आपके अल्फा का ग्राफ बना रहे हैं। अब बताओ, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कभी भी 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, यानी कि अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 ही होगी, राइट। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो कंसंट्रेशन वर्सेस अल्फा का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ये ऐसा। लेकिन किसके लिए, आप लोगों के वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, डन। तो यहां पे हम लोगों ने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ खत्म किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेंगे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के। ज्यादा नहीं है, 3-4 ही लूंगी मैं, ठीक है। बाकी के ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जब आप पीएच पढ़ लोगे तो वहां पे आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। याद रखना, चीजें सिंपल सी हैं, बट थोड़ा भेजे में याद रखोगे। अच्छा, एक लगे तो तुम्हें नोट लिखवा देते हैं जाते जाते, और अगेन तुम उस नोट को पढ़ोगे नहीं और फिर टेस्ट पेपर में उससे क्वेश्चन आएंगे, फिर हम लोग अंडा देंगे। पूरी नोट की बातचीत वीक इलेक्ट्रोलाइट के संदर्भ में की जा रही है, इस बात का ख्याल रखेंगे। सी बढ़ेगा, अल्फा आपका घटेगा, ठीक है। सी आपका घटाओ, अल्फा आपका बढ़ेगा। और तीसरा पॉइंट, अगर सी आपका 0 है तो अल्फा आपका 1 है। कैसे, प्रूव्ड अबोव। लेकिन हर चीज जो ऊपर प्रूव की जाती है उसके रिजल्ट्स को समराइज करके शॉर्ट में आप लोगों ने क्या कर लेना चाहिए, वीक मतलब लिख लेना चाहिए। और पॉइंट नंबर 4 एक जो ये लिखो वो ये कि देयर इज नो वीक इलेक्ट्रोलाइट, देयर इज नो वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी चीज कभी भी वीक नहीं होती, ठीक है, कभी भी कोई भी चीज वीक नहीं होती, बिकॉज एवरी वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाय मीन्स ऑफ डाइल्यूशन।
ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, डाइल्यूशन की मदद से क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो। इसीलिए वीक जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ठीक है, देयर इज नो वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज एवरी वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाय डाइल्यूशन की मदद से। बस डन, खत्म। ठीक है, चलो तो इस चीज को अभी ओवर करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात